हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपका टीचिंग स्टाइल, पेरेंटिंग स्टाइल, क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल और लेवल ऑफ टीचिंग को, है ना। ये क्या है, आपके जितने भी पेडागोजी हैं उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हमारे पास वैसे भी समय कम है, इसलिए हम एक वीडियो में कई टॉपिक लेके आ रहे हैं, जिससे कि आप का जो टॉपिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके। कहाँ से कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन कर देगा इसके बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हमसे जितना हो सके हम उतना क्या है टॉपिक कवर करेंगे। और साथ में जो पुरानी वीडियो हैं उन सबको भी देखिएगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टीचिंग स्टाइल है जो आपका पहला टॉपिक। तो शिक्षण शैलियाँ होती क्या है ये जानेंगे। कक्षा में शिक्षक द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीतियाँ, जिसको लेकर उनका मानना है कि छात्रों को सबसे प्रभावी ढंग से सीखने में ये मदद करेगी। साथ में इसमें यह कहा जाता है कि ये कक्षा निर्देशों के लिए सामान्य सिद्धांत, प्रबंध और शैक्षिक रणनीतियाँ हैं। सब जो टीचर होते हैं उन सब का अलग अलग तरीका होता है, सबका अलग अलग तरीक़े से पढ़ाते हैं। कोई क्या करता है, डिस्कशन से पढ़ाता है, कोई क्वेश्चन आंसर करके पढ़ाता है, तो कोई करने देता है या कोई करवाता है। और क्या है, बच्चे से कोई पढ़ाता है, कोई बुलवाता है, कोई उस चीज़ को करने के लिए क्या करता है, प्रेरित कर देता है, होमवर्क देता है, असाइनमेंट देता है। तो सबका क्या है, अपना अपना अलग तरीका होता है। कोई लेक्चर विधि से कोई पढ़ाता है, तो कोई क्या करता है कि लिख के बताता है ना। तो क्या है, जितने भी टीचर हैं उन सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। इससे क्या है, उनका ये मानना भी है कि सबका अपना अपना जो तरीका है अलग अलग पढ़ाने का, तो बच्चों को क्या है ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी ढंग से कार्य करता है, जिसमें बच्चों को सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। हाँ दोस्तों, आप लोग अपना एक कॉपी ले लीजिए जिसमें आप सब इस चीज़ को नोट कर सकें, है ना। और नोट करते हुए चलिए, क्योंकि नोट करके अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा बैठेगा। इसका अब देखेंगे हम टीचिंग स्टाइल। इसके 3 स्टाइल हैं। पहला है आपका डायरेक्टिंग स्टाइल, जिसे निर्देशन शैली कहा जाता है। डिस्कसिंग स्टाइल, जिसे चर्चा शैली कहा जाता है। और है तीसरा आपका डेलीगेटिंग स्टाइल, जिसे प्रतिनिधि शैली कहा जाता है। पहला देखते हैं आपका डायरेक्टिंग स्टाइल, ये होता क्या है। इस शैली में शिक्षक क्या है जो बच्चों को निर्देशित करता है, और जो पूरा क्लास होता है वो क्या होता है, शिक्षक के कंट्रोल में होता है। तो ये इसमें ये बताया गया है कि जो टीचर निर्देश करेगा वही बच्चा करेगा, है ना। और जो कंट्रोल है वो पूरा शिक्षक के ऊपर में होता है। शिक्षक उस चीज़ को पूरा कंट्रोल करके रखा है। इसमें टीचर की जो है वो मर्जी चलती है ना। टीचर की इच्छा है तो वो लेक्चर विधि से पढ़ा सकता है। टीचर की इच्छा होगी तो वो विजुअल से, ऑडियो से, है ना, प्रेजेंटेशन के माध्यम से, वर्क बुक के माध्यम से, उनको जो सही लगता है वो उनके हिसाब से वो कराते हैं। तो ये क्या है, आपका डायरेक्टिंग स्टाइल, निर्देशन शैली जो है वो आपकी है, टीचर के कंट्रोल में होता है। फिर आ गया आपका डिस्कसिंग स्टाइल। डिस्कसिंग स्टाइल में शिक्षण की इस शैली में सीखना अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। यहाँ शिक्षक कक्षा के सभी छात्रों को संवादात्मक चर्चा में शामिल करता है। डिस्कसिंग स्टाइल का मतलब ही क्या है, आपका चर्चा शैली। तो चर्चा शैली का मतलब ही है कि जो बच्चे होते हैं और टीचर होते हैं वो दोनों इसमें क्या है, इन्वॉल्व होते हैं, दोनों साथ साथ में कार्य करते हैं, है ना। इस शैली में दोनों बच्चे, और साथ में बच्चों का विचार भी लिया जाता है, साथ में अपना भी विचार दिया जाता है। तो क्या है, ये पूरा डिस्कशन थ्योरी है। बच्चे इसमें क्या है, अपना सोचते हैं, और सबसे ज़्यादा इसी डिस्कशन स्टाइल में सबसे ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, मज़ा करते हैं। मज़ा बोले तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ में उनको मज़ा आता है, जिससे क्या है उनको पढ़ने में और रुचि जागती है। आगे आपका देखते हैं डेलीगेटिंग स्टाइल। ये है आपका प्रतिनिधित्व शैली। इसमें शिक्षक इस शैली में छात्रों को स्वतंत्र रूप से या समूहों में कार्य करने देते हैं, जिसमें छात्र स्वयं की स्किल, माइंड, क्रिएटिविटी से कार्य करता है। इस शैली के अंतर्गत शिक्षक फैसिलिटेटर की तरह कार्य करता है। डेलीगेटिंग स्टाइल में ये होता है कि बच्चों को पूरा स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है, पूरा फ्रीडम दे दिया जाता है कि हाँ आपको जो करना है वो करो, समूह में करना है समूह में करो, अकेले करना है तो अकेले करो, कोई असाइनमेंट दे के, कोई सॉल्व करके, तो कोई क्या बोलते हैं वर्कशॉप दे करके, है ना। तो इससे क्या है कि बच्चे उस चीज़ को अपने ढंग से करते हैं। आप अपने ढंग से कुछ करके आइए तो बच्चे क्या इसमें माइंड लगाते हैं, अपने स्किल से, अपने माइंड से अपनी नई नई क्रिएटिविटी जगाते हैं कि हाँ मैं इस चीज़
चीज़ को कैसे बेहतर ढंग से कर सकता हूँ, है ना। तो बच्चों को इसमें क्या है, पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी जाती है कि आपको जिस तरीके से इस चीज़ को करना है उस तरीके से आप इसे करिए। इसमें क्या है, इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। यह हर चीज़ मतलब कि लाभदायक, मतलब कि क्या है कि इसमें हर चीज़ को एकदम स्वतंत्रता से करने के लिए दे दिया जाता है। और इसमें जो टीचर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फैसिलिटेटर की तरह फैसिलिटेटर बोले तो सुविधादाता की तरह कार्य करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। बच्चा जो भी कार्य करता है उसे टीचर को ले जाकर दिखाता है, फिर वो क्या है, अपना फीडबैक देते हैं, है ना। यहाँ पर टीचर को सपोर्टर के रूप में, गाइडर के रूप में माना गया है। और इससे क्या होता है कि बच्चे का सशक्तिकरण माध्यम से अधिगम करने की स्वतंत्रता, मतलब बच्चे में इसमें क्या है, आत्मविश्वास जागृत होता है कि हाँ मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ, मेरे पास ये स्टाइल है, मैं इस स्टाइल से करूँगा, इस शैली का प्रयोग करूँगा, है ना। तो बच्चा क्या है, इसमें ज़्यादा ही अपनी क्रिएटिविटी को बताता है। रहने के तो आपका जो तीनों हैं, तीनों ही बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, लेकिन क्या है, इसमें सिचुएशन अलग अलग होती है। सिचुएशन के हिसाब से तीनों स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। इसमें टीम वर्क भी होता है ना। और साथ में बच्चा जो है इसमें ज़्यादा ग्रो कर पाता है। बच्चे अपने आप को इसमें क्या है, रिसर्चर के रूप में देखता है कि हाँ अनुसंधान कर रहे हैं, है ना, ऐसा टाइप का कि हाँ मेरे से जो हो रहा है मैं करूँगा, मेरे जितना बन पाएगा उससे ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चा क्या है, बहुत ही ज़्यादा इसमें अपने पूरे माइंड के साथ पूरा मन लगाता है और मन के साथ अपना काम करता है। आगे चलते हैं, फिर क्या है आपका पेरेंटिंग स्टाइल को हम कवर करेंगे। परवरिश शैली ये क्या होती है, माता पिता का पालन करने की रणनीतियाँ को इसमें क्या है बताया गया है कि जो माता पिता होते हैं उनके पालन करने का अलग अलग तरीका होता है, सबकी अपनी अपनी रणनीतियाँ होती है। रणनीति के संयोजन से ये क्या करते हैं, बताते हैं। कोई बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्रता देता है, तो कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, तो कोई बहुत ज़्यादा केयर करता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें वही सब चीज़ देखेंगे कि अब कितने टाइप के होते हैं, इसे देख लेते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं। पहला है आपका सत्तावादी, जिसे बोलते हैं ऑथोरिटेरियन स्टाइल, है ना। और दूसरा है आपका आधिकारिक शैली, जिसे बोलते हैं ऑथोरिटेटिव स्टाइल। तीसरा है आपका अनुमोदक शैली, जिसे परमिसिव स्टाइल कहते हैं। और चौथा है आपका असंबद्ध शैली, जिसे अनइन्वॉल्व्ड स्टाइल कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है। आपका आ गया अब है सत्तावादी शैली के बारे में हम जानेंगे कि इसमें क्या होते हैं। इसमें के जो माता पिता होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, हाई कंट्रोल होते हैं, बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं। और हाई रूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नियम बना के रखते हैं। केयर और जो लव होता है वो बहुत ही कम होता है। और आज़ादी, नो फ्रीडम, इसमें तो बिल्कुल भी आज़ादी नहीं दिया जाता है। बच्चों को कुछ अवसर दिया ही नहीं जाता है कि हाँ बच्चा किसी भी चीज़ को अपने तरीके से कर सके। जो भी कार्य करेंगे वो अपने घर के नियम के हिसाब से करेंगे, जो उनके पेरेंट्स दिए रहते हैं या बताए रहते हैं उनके हिसाब से। बच्चों को बहुत ज़्यादा अनुशासन में रखा जाता है। साथ में ये क्या है, एक सज़ा के रूप में है ना। बच्चा इस चीज़ को अपने सज़ा के रूप में लेता है ना। नियम बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों से क्या है, बहुत ही ज़्यादा अपेक्षा, बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें की जाती हैं। और यहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं, सत्तावादी शैली के जो पेरेंट्स होते हैं वो नरम बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अब दूसरा देखते हैं हम, आपका है ये आधिकारिक शैली। आधिकारिक शैली में हम देखेंगे कि इसमें है क्या, इसे क्या बोला जाता है, इसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल बोला जाता है, क्योंकि इसमें हाई लव भी है, हाई कंट्रोल है, हाई रूल्स है, हाई केयर है, हाई लव है, और क्या है आपका फ्रीडम भी है। इसमें एक साथ बच्चों को सब चीज़ मिल रहा है। रूल्स तो है लेकिन उसके बदले उतना ही प्यार है, उतना ही केयर है, और साथ में फ्रीडम दिया जाता है कि बच्चा क्या है, इसमें साथ में खुली चर्चा, मतलब कि अपना मतलब कि बात रख सकता है। माता पिता उसे सुनते हैं और साथ में बच्चों की भी बात मानते हैं और अपना भी बात मनवाते हैं, है ना। तो इसमें सामाजिक कौशल करने में बच्चों को क्या है, कठिनाई नहीं जाती है। जबकि आपके सत्तावादी में बच्चों को सामाजिक कौशल में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई जाएगी, क्योंकि बच्चा सिर्फ अपने घर का मतलब रूल्स देखा रहता है ना। तो बाहर में जाएगा तो उसे बाहर में उनको घुलने मिलने में टाइम लगेगा, है ना। तो इसे क्या है, आधिकारिक शैली को बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल कहा जाता है। अब आपका तीसरा देख लेते हैं, अनुमोदक शैली। अनुमोदक शैली बोले तो परमिसिव स्टाइल। इसमें क्या है, रूल जो है लिमिटेड होते हैं, जो फ्रीडम है वो
फुल रहता है, हाई लव है, केयर है, हाई केयर है ना। नो कंट्रोल है, और कंट्रोल भी है अगर वो तो एकदम लिमिटेड है, एकदम थोड़ा सा है ना। और जो संबंध होते हैं माता पिता का वो वार्म है, अर्थात कि मधुर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, माता पिता अपने बच्चों पर बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ना ही कोई मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूल है वो लिमिटेड है। तो बच्चे को तो क्या है, वो तो फ्रीडम एकदम फ्री माइंड से करेगा। फुल क्या है, आपको फुल फ्रीडम दे दिया जा रहा है ना। माता पिता ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, एकदम दोस्त की तरह होते हैं। तो इससे क्या है कि बच्चे का जो कम्युनिकेशन है इस स्टाइल में वो बहुत ही ज़्यादा ओपन होते हैं। बच्चे एकदम रूल्स का मतलब रूल होता ही नहीं, फॉलो कहाँ से करेंगे। बच्चे सही गलत को फैसला नहीं ले पाते। बच्चे इसमें क्या है, आपे से बाहर हो जाते हैं। और साथ में जब भी अब अपना जो प्रॉब्लम आता है तो उसमें क्या है, माता पिता हैं जो वो सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना। क्या है कि उनको पूरा खुद छोड़ दिया जाता है खुले एकदम। तो वो क्या है, बच्चा इसमें बच्चों के बिगड़ने की चांस बहुत अधिक हो जाती है। अब चौथा है असंबद्ध शैली, अनइन्वॉल्व स्टाइल। इसमें क्या है आपका, नो रूल्स, नो कंट्रोल, नो लव, नो केयर। इसमें ना ही आपको नियम दिखेगा, ना ही आपको कंट्रोल दिखेगा, ना ही आपको प्यार दिखेगा, ना ही आपको इसमें केयर दिखेगा। इसमें जो है कंट्रोल 0% होता है। इसमें ना ही बातचीत होता है बच्चों से, ना ही उनके मतलब कि पोषण नर्चरिंग का ध्यान दिया जाता है कि बच्चा क्या खाया है, क्या नहीं खाया है, क्या खा पी लिया कि नहीं किया है। माँ बाप क्या है, इतने बिजी हो जाते हैं कि बच्चों से उनका मतलब ही नहीं था, सिर्फ अपने काम से हो जाते हैं। और बच्चों को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दिया जाता है, जिससे कि बच्चे क्या है अपने रास्ते में, मतलब अपने अच्छे रास्ते से बहुत दूर निकल जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, अनइन्वॉल्व स्टाइल है। इसमें माता पिता को अपने बच्चे से कोई मतलब नहीं होता है। क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं कक्षा प्रबंधन शैलियाँ। पहला है आपका, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला आपका है आधिकारिक शैली, ऑथोरिटेटिव स्टाइल जिसे कहा जाता है। इसके पीछे नियम और निर्णयों के पीछे का कारण की जो है व्याख्या किया जाता है कि जो नियम है वो क्यों बनाया गया है, और निर्णय भी अगर ले रहे हैं तो उसमें का जो कारण है उसे पूरा व्याख्या करके बताया जाता है। साथ में व्यवहार के सिद्धांत को इसमें इंक्लूड किया गया है। व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं होती हैं, कुछ व्यवहार स्वीकार्य होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, और क्यों स्वीकार्य हैं ये भी इनको बताया जाता है। इस बारे में स्पष्ट कथन होती है। तो इसमें क्या है, जो हाई कंट्रोल भी होता है, हाई रूल्स भी होता है, लेकिन जो बच्चे का मतलब कि विकास है उसके अकॉर्डिंग ये होता है। ये नहीं कि क्या बोलते हैं, टीचर सिर्फ अपनी चला रहा है, बच्चों की नहीं सुन रहे हैं, नहीं। इसमें बच्चों के का भी सुना जाता है, और साथ में बच्चों के द्वारा जो भी किया जाया रहता है उसका फीडबैक भी दिया जाता है। इसमें गोल जो है वो लिमिटेड होता है। इसमें डिसीजन लिया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, साथ में बच्चे और टीचर दोनों डिस्कशन करते हैं। हाई इन्वॉल्वमेंट होता है, हाई इन्वॉल्वमेंट बच्चों का होता है। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होते हैं। किसी भी नियम के लिए अगर बच्चे को फटकार लगाते हैं तो उसमें बताया भी जाता है कि क्यों फटकार लगाया। अगर फटकार भी अगर लगाते हैं तो उसे प्यार से लगाते हैं, एकदम प्यार से बोलते हैं, जिससे कि बच्चे को ज़्यादा बुरा भी ना लगे, और जो है क्या बोलते हैं उनके मतलब कि उनका काम भी हो जाए सही तरीके से। अब दूसरा देखते हैं आपका क्या है, सत्तावादी शैली जिसे ऑथोरिटेरियन स्टाइल बोलते हैं। इसमें क्या है, शिक्षक छात्रों पर सख्त सीमाएं और नियंत्रण रखता है। इसमें फुल डिसिप्लिन होता है। मतलब ये है कि बच्चा जो है मतलब कि बच्चे के लिए मतलब कि पूरा डिसिप्लिन रखा जाता है। इसमें कोई भी बातचीत नहीं होता है, मतलब बच्चे अपने राय नहीं दे सकते हैं। बच्चे और टीचर का जो रिलेशनशिप होता है वो वार्म नहीं होता, मधुर नहीं होता है ना। और इसमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा सख्त सीमाएं, नियमों का पालन करना पड़ता है, सीमाओं का पालन करना पड़ता है। फिर आ गया आपका परमिसिव स्टाइल जिसे अनुमेय शैली कहते हैं। इस शैली में भागीदारी की कमी होती है, वातावरण गैर दंडात्मक एवं बहुत अधिक स्वतंत्रता होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता ज़्यादा छूट दे दी जाती है, और जो वातावरण है वो गैर दंडात्मक, मतलब कि उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की पनिशमेंट नहीं दी जाती है। इसमें अनुशासन का क्या है, अभाव होता है। बच्चे इसमें आपे से बाहर हो जाते हैं। शिक्षक के साथ जो बच्चे होते हैं वो एक शिक्षक की तरह व्यवहार नहीं कर पाते
हैं, इसमें कोई भी रूल्स नहीं होता। इस वजह से बच्चे में क्या बोलते हैं, किसी भी प्रकार की डर भय नहीं होता, जिससे कि किसी भी कार्य को करने के लिए वो थोड़ा सोचे समझे, ऐसा नहीं। इसमें बच्चे जो मन करता है, जैसा मन करता है उस हिसाब से करता है, बिल्कुल भी अनुशासन का पालन नहीं करता है। बच्चा इस स्टाइल में आपे से बाहर रहता है। फिर आ गया आपका इंडोलजेंट स्टाइल। इसमें कृपालु शैली जिसे कहा जाता है। यह बच्चा खुलकर करता है, सही गलत का पता नहीं चलता है। इसमें नो रूल्स, नो डिमांड्स, नो कंट्रोल। इसमें भी क्या होता है कि बच्चा एकदम खुल के करता है, बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा खुल के करता है। उसे पता ही नहीं रहता क्या चीज़ सही है क्या गलत है। इसमें बिल्कुल ही बच्चों से कोई रूल्स नहीं दिया जाता, नो डिमांड्स होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है ना। तो बच्चा अपनी मनमानी करने लगता है, जहाँ पर ज़रूरत रहता है तो क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ को करता है, नहीं है तो अपने हिसाब से, मन किया तो करेगा, नहीं किया तो नहीं करेगा। इस टाइप से इस स्टाइल में कार्य होता है। लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे, शिक्षण के स्तर के बारे में कि शिक्षण स्तर होता क्या है। तो शिक्षण के स्तर जो है ये शिक्षण में क्या कार्य करता है। शिक्षण में कक्षा में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की यह क्या है, एक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य क्या होता है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना होता है। शिक्षण के उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट होने चाहिए। साथ में जो शिक्षक है वो प्रभावशाली साधनों का प्रयोग करके अपने आप को क्या करते हैं, अधिक शक्तिवान बना सकते हैं। और साथ में उसमें क्या बोलते हैं, पाठ्य वस्तु के शिक्षण उपागम की परिस्थितियाँ जो होती है, थॉटलेस होती है, थॉटफुल होती है, उन सभी स्थितियों को सामना करने के लिए बच्चों को सिखा सके और खुद भी कर सके। ये सब उसी लेवल के अंतर्गत आते हैं। तो पहला आपका है इसमें चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल, बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। ये जो है आपको नीचे से ऊपर की ओर गया हुआ है ना। तो पहला हम देखेंगे मेमोरी लेवल क्या होता है। मेमोरी लेवल यह लोवेस्ट लेवल है, यह पहला लेवल भी इसे कहा जाता है। मेमोरी लेवल में स्मृति स्तर में क्या है, विचारहीनता पाई जाती है। क्या है, बच्चों को रटने के लिए जोर दिया जाता है, इनके मानसिक पक्षों का इसमें क्या है, परीक्षण किया जाता है कि बच्चा कितनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक याद कर पा रहा है। तथ्यों का ज्ञान क्या है, प्रदान किया जाता है ना। और उस चीज़ को जो पूछा गया है, बताया गया है, उसे बच्चा कितने टाइम तक उसका रखा है, उसका प्रत्यस्मरण कराया जाता है, पुनः प्रस्तुतिकरण कराया जाता है। इसको मेमोरी लेवल को हर्बर्ट ने दिया है। यह रटने याद करने पे क्या है, जोर देती है। इसकी संरचना 5 प्रकार की होती है। पहला है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, पहला है इंट्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन, प्रस्तावना एवं तैयारी। दूसरा है इसका प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। तीसरा है इसका तुलना एवं संबंध, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। चौथा है इसका निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। और पांचवा है इसका प्रयोग तथा अभ्यास, अर्थात जिस चीज़ को किया जा रहा है उसका एप्लीकेशन है ना, अप्लाई करना उस चीज़ में। ये इसके मेमोरी लेवल के स्तर हो गए। अंडरस्टैंडिंग लेवल ये क्या होते हैं, अब इसको समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होते हैं इसको मॉरिसन ने दिया है। यह समझ एवं सूझ का प्रयोग करते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, इसमें किसी भी चीज़ को, पाठ्य वस्तु के बारे में जो भी प्रस्तुत किया गया है उसमें बच्चे को अधिक से अधिक सोचने के लिए, सूझ करने के लिए, समझ के लिए अवसर क्या है, प्राप्त होता है। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही काफ़ी सक्रिय होते हैं। इसमें नए नए चीज़ों को मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके भी इनको क्या है पता चलता है। इससे बच्चे एकदम सूझबूझ के साथ इसमें क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसकी संरचना भी क्या होती है, 5 प्रकार की होती है। पहला है एक्सप्लोरेशन, अन्वेक्षण करना। दूसरा प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन करना। तीसरा है इसका क्या है, तीसरा इसका होता है आत्मीकरण, एसिमिलेशन करना। चौथा है इसका व्यवस्था करना, ऑर्गेनाइजेशन करना। पांचवा है इसका अभिव्यक्तिकरण अर्थात रेक्टिटेशन करना, है ना। तो ये इसके क्या है, इसके भी ये संरचना होते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल के। अब आ गया आपका अंतिम है ये रिफ्लेक्टिव लेवल। इसे हंट ने दिया है। ये समस्या निराकरण होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से जाना जाता है और मेमोरी स्तर को लोवेस्ट लेवल के नाम से। यह स्वयं करता है एवं फ्रीडम होता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा मतलब कि इसमें बच्चा अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है, नए नया क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके लाता है। हर चीज़ को करने के लिए नई नई स्किल को डेवलप करता है। अपने दिमाग से वह क्या कार्य करता
करता है, नई नई चीज़ों को मतलब क्या है सोचता है। और सोचता है क्या है, स्वाभाविक सी बात है कि इंसान जिस चीज़ को ज़्यादा सोचता है उस चीज़ के बारे में, उस फील्ड के बारे में तो नए नए विचार आता है, नए नए थॉट आता है ना। तो बच्चे इसमें एकदम फ्रीडम होता है, अपने हिसाब से वो कर सकता है किसी भी चीज़ को। अगर उसको कोई भी प्रोजेक्ट दिया गया है, बच्चे इसको 10 मिनट के अंतर्गत आप बना के दिखाओ अपने विचार से ऐसे करके, तो बच्चा उसे अपने तरीके से, अपने नज़रिए से जो भी देखता है, जो भी जानता है, जो भी सुना है ना, जो उसे लगता है उस चीज़ को वो उसमें बताएगा, है ना। तो आपका जो रिफ्लेक्टिव लेवल है ये इसी स्तर पे काम करता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल होता है। इसके जो स्तर होते हैं इसमें क्या है, छात्रों के सामने समस्या परिस्थिति उत्पन्न पहले करना होता है, फिर छात्रों द्वारा उपकल्पना का निर्माण करना होता है, फिर उपकल्पना की पुष्टि के लिए सूझ चिंतन मनन का प्रयोग करना होता है, और फिर उसका क्या है उपकल्पना का परीक्षण तथा समस्या समाधान इसमें क्या है उसका निकल आता है। तो सबसे बेस्ट लेवल आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह और वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो।